नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एनालॉग सर्किट्स के कुछ क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। तो ये फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द फॉलोइंग सिंबल ओके इज यूज्ड फॉर टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड, ज़ेनर डायोड और फोटो डायोड। दिस इज द सिंबल ऑफ टनल डायोड। ओके, टनल डायोड क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया, इट इज अ हाईली डूप्ड सेमीकंडक्टर डायोड। ये हाईली डूप्ड सेमीकंडक्टर डायोड होती है। P type and N type semiconductor is heavily doped in a tunnel diode, जिसमें P and N type होती है, ठीक है। Semiconductor it is heavily doped in a tunnel diode due to a greater number of impurities. Heavily doping मतलब इसमें बहुत सारी impurities mixed होती हैं। Due to a greater number of impurities, heavy doping से क्या होता है? Heavy doping results in narrow depletion layer, नैरो डिप्लीशन लेयर हो जाती है इसमें। व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, टनल डायोड हैज अ नैरो डिप्लीशन विड्थ। इसकी नैरो डिप्लीशन विड्थ होती है। फर्मी लेवल मूव्स इन द कंडक्शन बैंड ऑन एन साइड, फर्मी लेवल मूव्स इन कंडक्शन बैंड ऑन एन साइड एंड इनसाइड वैलेंस बैंड ऑन पी साइड, वैलेंस बैंड ऑन पी साइड। तो बिलो द फर्मी लेवल के नीचे ऑल स्टेट्स आर फिल्ड एंड अबव द फर्मी लेवल ऑल स्टेट्स आर एम्प्टी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका, दिस इज योर एनोड एंड दिस इज योर कैथोड, ठीक है। वैरेक्टर डायोड का क्या सिंबल होता है? ये आपका वैरेक्टर डायोड होता है, दिस इज योर वैरेक्टर डायोड, ओके। ज़ेनर डायोड का क्या सिंबल होता है? ज़ेनर डायोड का सिंबल ये होता है, ये ज़ेनर डायोड होता है। फोटो डायोड क्या होता है? ये होता है फोटो डायोड, ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अज्यूमिंग ओके assuming that the diode D1 is ideal and D2 has a cut-in voltage of 0.3 volt, ठीक है, ये आइडियल है। तो फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ लेबल्ड वोल्टेज एंड करंट, मतलब हमें ये निकालना है और ये I की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए, assuming that the diodes are forward biased, let diodes are forward biased, right? And the diodes replaced by कट इन वोल्टेज द्वारा ये रिप्लेस है, ठीक है। अब इसमें देखो हम केसीएल लगाएंगे। जब आप इसको आइडियल कर दोगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा ना, इट विल बी शॉर्ट, राइट। तो यहाँ पे जो आपका नोडल वोल्टेज होगा ये Vx होगा। तो आप देखिए यहाँ पे Vx माइनस 15/15 के प्लस यहाँ पे देखो Vx माइनस 0/30 के प्लस Vx माइनस 0.3, देखो Vx माइनस 15/15 के, Vx माइनस 0/30 के प्लस Vx माइनस यहाँ पे इसका 0.3 वोल्टेज है तो 0.3/30 के, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व जब करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग Vx/15 के प्लस ट्वाइस Vx/30 के इज इक्वल टू 15/15 के एंड प्लस 0.3/30 के। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ट्वाइस यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद Vx की वैल्यू 7.575 वोल्ट्स आई। अब मैं ये एलसीएम लेके नहीं बताऊंगी। अब हम केवीएल लगाएंगे, बाय केवीएल लगाएंगे सर्किट में, तो आपके पास ये प्लस होगा, ये माइनस होगा ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस Vx प्लस आई इंटू यहाँ पे करंट क्या जा रही है, यहाँ पे भी तो करंट जा रही है, तो यहाँ पे नहीं, इधर करंट जा रही है I, तो प्लस आई इंटू 30 के एंड प्लस यहाँ पे 0.3 इक्वल टू 0, यही होगा ना, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? I की वैल्यू 0.2425 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन 4 आपका जो है करेक्ट है, ठीक है। तो पहले हमें इस तरह से क्वेश्चंस चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए इसमें जो है वोल्टेज सीरीज को हम वोल्टेज एम्पलीफायर भी कहते हैं, वोल्टेज शंट को हम ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर भी कहते हैं, करंट सीरीज को हम ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर भी कहते हैं एंड करंट शंट को हम करंट एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
3 डिफरेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग आर शोन बिलो। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बाइसिंग स्टेबिलिटी का? देखिए ये तो आपकी फिक्स्ड बाइसिंग है, ये आपकी वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग है, और ये आपकी कलेक्ट एमीटर टू, ये कौन सी बाइसिंग है? देखिए ये फिक्स्ड बाइसिंग थी, ये कलेक्टर फीडबैक बाइसिंग, कलेक्टर फीडबैक बाइसिंग है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जो राइट किसकी करेक्ट ऑर्डर ऑफ बाइस स्टेबिलिटी क्या होगी? आपकी होगी पहले पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग होगी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर कलेक्टर बाइसिंग की होती है, मतलब थर्ड की होती है, फिर फिक्स्ड बाइसिंग होती है। जो पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग होती है प्रोवाइड्स द हाईएस्ट स्टेबिलिटी अमंग ऑल, राइट, and the common emitter transistor configuration is biased using a voltage divider network to increase stability, right? Next question है आपका ये वाला, a BJT is having a common emitter current gain of 100। ठीक है, कॉमन एमीटर करंट गेन ऑफ 100, दैट मीन्स आपका बीटा जो है 100 दिया है, राइट। VCC आपका कितना दिया है? 10 वोल्ट दिया है, राइट। आपका VBE कितना दिया है? इसने बोला है VBE 0.7 वोल्ट है, राइट। VCE आपका कितना दिया है? 8 वोल्ट। VCE आपका 8 वोल्ट दिया है। तो RC, ये RC है ना, RC की वैल्यू होगी VCC माइनस VCE अपॉन IC। तो VCC कितना है? 10 माइनस 8 अपॉन IC की वैल्यू कितनी है? IC की वैल्यू 10 मिली एम्पियर। तो ये 2/10 कितना हो जाएगा? 2/10 दैट मीन्स 2/10 मिली एम्पियर था, तो ये 10 क्यूब हो गया, तो ये कुछ हो जाएगा 200 ओम्स, यानी कि 0.2 किलो ओम्स। ठीक है, अब हमें RB की वैल्यू चाहिए। अब RB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VCC माइनस VBE अपॉन IB। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 0.7 अपॉन IB की वैल्यू कितनी होगी? देखिए इसमें IB की वैल्यू कितनी है, हमें IB की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे अभी IB ही लिख रही हूँ। ठीक है, IB जो है आपका 10 मिली एम्पियर था, जैसे आपका IC आपको 10 मिली एम्पियर दिया, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10 इंटू 10 की पावर -3, तो ये 10 माइनस 2 यानी कि 0.01 आएगा ना। देखिए इसमें जो है IC 10 मिली एम्पियर है, मतलब कि ये कुछ हो जाएगा IB की वैल्यू। देखिए मैं कैसे निकालूंगी IB, इसकी वैल्यू हो जाएगी IC बाय बीटा, दैट मीन्स 10 माइनस 0.7 9.3, और बीटा की वैल्यू ऊपर 100 हो गई, और IC की वैल्यू कितनी हो गई? 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 इंटू 10 की पावर -3 10 की पावर -2, तो 9.3 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 9.93, मतलब आप कह सकते हो ना ये कुछ हो जाएगा 93 किलो। तो ये आपका RB हो गया, तो RB 93 किलो ओम हो गया, और RC कितना हो गया? 200 ओम हो गया। तो पहले क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करते हैं, 200 ओम्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गिवन ओप एम्प सर्किट इज, ये तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कौन सा है ये। देखो इट इज, यहाँ पे आपका एक इंटीग्रेटर लगा है, और यहाँ पे भी आपका एक डिफरेंशिएटर लगा है, तो ये कौन सा होगा? ये बैंड पास फिल्टर होगा, दिस इज अ बैंड पास फिल्टर। ठीक है, क्योंकि फॉर फाइंडिंग द टाइप ऑफ प्योरिटी फिल्टर, द टाइप ऑफ फिल्टर इफ यू हैव टू फाइंड, पहले इसका लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालो। ठीक है, तो जैसे लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? एट लो फ्रीक्वेंसी ओपन सर्किट कैपेसिटर्स, एंड हाई फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट सर्किट द कैपेसिटर्स। तो जब आप लो फ्रीक्वेंसी करोगे यहाँ पे, लेट मी टेल यू वन थिंग, एट लो फ्रीक्वेंसी, ओके, एट लो फ्रीक्वेंसी आपका C1 जो हो जाएगा ओपन सर्किट होगा। जब C1 ओपन सर्किट होगा तो ये इनफिनाइट इंपिडेंस देगा, इनपुट वोल्टेज जो होगा इसके साथ कपल ही नहीं होगा, एम्पलीफायर तक पहुंचेगा नहीं, तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे 0 हो जाएगी। हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? शॉर्ट सर्किट दी बोस्ट कैपेसिटर्स, हाई फ्रीक्वेंसी में C1 शॉर्ट सर्किट एंड C2 भी शॉर्ट सर्किट होगा। इसका मतलब फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट C2 जो आपका V प्लस है, यानी कि ये जो पॉइंट है V प्लस इक्वल टू V माइनस, ये 0 वोल्ट होगा, तो V आउटपुट भी क्या हो जाएगा आपका? 0। सिंस एट बोथ लो एंड हाई फ्रीक्वेंसीज आउटपुट वोल्टेज 0 होता है, इसीलिए बैंड पास फिल्टर है। ठीक है, तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? जो आपकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी 1/2πr1C1 हो गई, और जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी 1/2πr2
C2 होगी। तो सेंटर फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ ऑफ फिल्टर इज रिलेटेड टू द वैल्यूज ऑफ R1 R2 C1 C2। ठीक है, तो आउटपुट फिल्टर इज टेकन फ्रॉम द आउटपुट ऑफ ऑप एम्प। तो बैंड पास फिल्टर का जो रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, इट इज लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये FC1 हो गया, ये FC2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये कितना है, ये पे -3 dB है, यहाँ पे ये इसका गेन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बैंडविड्थ ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज मोर देन द बैंडविड्थ ऑफ द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। क्यों? मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स में जो आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज होती है, इट इज कपल्ड टू द इनपुट ऑफ द, इसका जो इनपुट है, जो इसका आउटपुट है, इट इज कपल्ड टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज यूजिंग अ कपलिंग डिवाइस। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो आउटपुट होता है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का, इसका जो आउटपुट होता है इट इज यूजुअली इनसफिशिएंट, इट इज अ वोल्टेज, इट्स अ वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर, हेंस दे आर रिप्लेस्ड बाय मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स। तो जो कपलिंग डिवाइसेस होते हैं, ये आपका कैपेसिटर हो सकता है और ट्रांसफार्मर हो सकता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू एम्पलीफायर स्टेजेस, दो एम्पलीफायर स्टेजेस को अगर आपको ज्वाइन करना है तो इट कैन बी डन बाय कपलर और कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर। तो इसको हम कास्केडिंग बोलते हैं। तो ओवरऑल गेन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल गेन्स। तो गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर increases and as the product of gain and bandwidth is constant, bandwidth decreases, क्योंकि गेन और बैंडविड्थ, सॉरी, गेन, ये गेन है इनटू ये गेन है और ये बैंडविड्थ है, ये आपका कांस्टेंट होता है। जब ये कांस्टेंट होता है, प्रोडक्ट ऑफ गेन एंड बैंडविड्थ इज कांस्टेंट, तो आपका बैंडविड्थ डिक्रीज होता है। किसका? मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का। तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है कि क्योंकि देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये AV1 है, ये AV2 है, यहाँ पे मैंने एक और एम्पलीफायर लगाया AV3, तो जो ओवरऑल गेन होगा वो क्या होगा, AV1, AV2, AV3 एंड सो ऑन, अगर और एम्पलीफायर्स कास्केड में। तो AV जो dB में अगर हम लेंगे, अगर मैं इसको dB में लिखूंगी तो क्या आएगा, 20 log AV1 प्लस 20 log AV2 प्लस 20 log AV3, यही होगा ना। तो कहने का मतलब क्या है, इफ द गेन ऑफ ईच एम्पलीफायर स्टेज इज एक्सप्रेस्ड इन dB, द टोटल गेन विल बी द सम ऑफ द गेन्स ऑफ इंडिविजुअल स्टेजेस। तो हमेशा सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की बैंडविड्थ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से ज्यादा होती है। गेन तो मल्टी स्टेज का ज्यादा होता है, लेकिन बैंडविड्थ सिंगल स्टेज की ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑसिलेटर। नेगेटिव फीडबैक, गुड आउटपुट टू इनपुट कपलिंग होती है, रीजनेबली हाई ट्रांजिस्टर गेन होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल आउटपुट होता है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑसिलेटर, इसमें पॉजिटिव फीडबैक होता है, राइट। अब इसमें देखो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, जो गेन होता है दिस इज इक्वल टू V आउटपुट बाय V इनपुट एंड दिस इज इक्वल टू A by 1 minus A बीटा। A is the amplifier gain and B is the beta is the feedback factor। तो मॉड A बीटा अगर 1 है तो जो आपका एम्पलीट्यूड है साइनसोइडल सिग्नल का, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मॉड ऑफ A बीटा इज लेस देन 1, तो जो एम्पलीट्यूड होगा इट डिक्रीजेस विद टाइम। ठीक है, एंड विल डिसअपियर। और अगर मॉड ऑफ A बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस with time and becomes constant। तो ऑसिलेटर में ऑसिलेशंस जो होते हैं विदाउट एनी इनपुट होता है, इसमें कोई इनपुट नहीं लगाते, विदाउट एनी इनपुट अ स्मॉल नॉइज सिग्नल इज इनफ टू ट्रिगर दी ऑसिलेशंस। कोई भी नॉइज सिग्नल होता है इट इज इनफ टू ट्रिगर दी ऑसिलेशंस, ये ऑसिलेशंस को ट्रिगर कर देता है, तो वो जनरेट हो जाते हैं। तो जब मॉड ए बीटा इक्वल टू 1 होता है तब क्या होता है, परफेक्ट ऑसिलेशंस अकर होते हैं, मींस एंगल ए बीटा इज 0 और 360 डिग्री। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज बार्कहाइसन क्राइटेरिया। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक में रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है, इन फेज होता है, ओवरऑल गेन ग्रेटर देन द गेन ऑफ सिस्टम होता है वेयर द फीडबैक इज नॉट प्रेजेंट। इफेक्टिव इनपुट इज सम ऑफ द अप्लाइड इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल। स्टेबिलिटी पॉजिटिव फीडबैक में लेस होती है, फेज शिफ्ट 0 360 डिग्री होती है, सेंसिटिविटी लो होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका जो पॉजिटिव फीडबैक है इसमें यहाँ पे कैसे होता है कि ये आपका एक एम्पलीफायर होता है। ठीक है, यहाँ पे एम्पलीफायर होता है, यहाँ पे आपका एक फीडबैक होता है और ये V इनपुट होता है, ये V आउटपुट होता है। ठीक है,
यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव फीडबैक, तो A इज द एम्पलीफायर गेन एंड बीटा इज द फीडबैक फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following is the primary advantage of the crystal oscillator? Its frequency of oscillation remains almost constant. ये the right answer, क्योंकि जो stability होती है crystal oscillator की, it is closely related to its quality factor, and high Q crystal oscillator will oscillate at constant frequency because it produces oscillation only when it is nearer to its resonant frequency, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर इज यूजुअली मेड ऑफ क्वार्ट्ज, ये हमेशा क्वार्ट्ज का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज मटेरियल, इट प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी। ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज करता है एंड एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस क्रिस्टल, और जब हम एसी वोल्टेज इसमें लगाते हैं क्रिस्टल के चारों तरफ, it starts vibrating at the frequency of the supply voltage, and this effect is known as piezoelectric effect, and the crystal which exhibits this effect is known as piezoelectric crystals, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो टिपिकल क्वालिटी फैक्टर होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर का, इसकी रेंज होती है 104 to 106, राइट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आउटपुट प्रोवाइड करता है अंडर वेरिंग लोड कंडीशंस। तो ये मैंने आपको इतने क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।